हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल नेट एडू पर। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि जो लोग सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं उन लोगों को ये बुक पढ़ना बहुत ही ज़रूरी होता है। दृष्टि पब्लिकेशन का बुक है जिसका नाम है भारतीय अर्थव्यवस्था। ये एक क्विक बुक है, तो इसको पढ़ना ज़रूरी है। इसलिए आज के वीडियो में हम लोग इसी पुस्तक के चैप्टर 1 को पढ़ने वाले हैं। तो अच्छे से समझने के लिए वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और इस पुस्तक का जो पहला चैप्टर है उसका नाम है अर्थशास्त्र एवं अर्थव्यवस्था। ठीक है, इसी के बारे में हम लोगों को इस वीडियो में पढ़ना है कि अर्थशास्त्र किसे कहते हैं और अर्थव्यवस्था क्या होता है और ये कितने प्रकार का होता है। ये सभी इस चैप्टर में हम लोगों को पढ़ना है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर आप अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करके ज़रूर जुड़ जाइए। आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही हेल्पफुल होगा। चलिए अब वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं इसका पहला चैप्टर। देखिए, इसके पहले चैप्टर का क्या नाम है, अर्थशास्त्र एवं अर्थव्यवस्था एक नज़र में। ठीक है, इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी एट ए ग्लैंस। मैं एक्चुअली पेन का कलर थोड़ा चेंज कर लेता हूँ। हाँ, अब देखिए, तो सबसे पहले इसमें हम लोग जानेंगे कि अर्थशास्त्र क्या होता है। ठीक है, अर्थशास्त्र किसे कहते हैं। देखिए, अर्थशास्त्र के अंतर्गत यह अध्ययन किया जाता है। एक मिनट, इसको बड़ा भी कर लेता हूँ ऐसे। हाँ, तो अर्थशास्त्र के अंतर्गत यह अध्ययन किया जाता है कि दुर्लभ संसाधनों का किस प्रकार उपयोग किया जाए कि उनसे व्यष्टि से लेकर समष्टि स्तर पर अधिकाधिक संतुष्टि प्राप्त की जा सके। मतलब अर्थशास्त्र में हमें ये पढ़ना होता है कि किसी भी संसाधन का, जैसे एक मान लीजिए लकड़ी है। ठीक है, तो एक लकड़ी है, वो एक संसाधन है। तो इस संसाधन का हम लोग किस तरह से यानी देश के प्रत्येक व्यक्ति, यानी एक व्यक्ति से लेकर के सभी व्यक्तियों तक, ठीक है, जिसको कहा जाता है व्यष्टि से लेकर समष्टि स्तर पर अधिक से अधिक संतुष्टि प्राप्त की जा सके। संतुष्टि का मतलब कि उससे लाभ प्राप्त किया जा सके। ठीक है, उसका सदुपयोग किया जा सके। तो हम लोग अर्थशास्त्र के अंतर्गत इसी को अध्ययन करते हैं कि किसी भी संसाधन को अधिक से अधिक उससे लाभ कैसे प्राप्त किया जाए। अर्थशास्त्र की विषय वस्तु दुर्लभ संसाधनों के विवेकशील प्रबंधन से इस प्रकार से संबंधित है कि व्यष्टि स्तर पर व्यक्ति अपने आर्थिक लाभों को अधिकतम कर सके तथा समष्टि स्तर पर कोई देश अपने सकल घरेलू उत्पाद को अधिकतम एवं समाज कल्याण को सुनिश्चित कर सके। यानी किसी भी संसाधन को एक व्यक्ति से लेकर पूरे देश तक किस तरह से उसका उपयोग किया जाए। ठीक है, किस तरह से उसके जरिए समाज का कल्याण किया जाए। एक व्यक्ति के स्तर, ठीक है, एक व्यक्ति के स्तर यानी व्यष्टि स्तर पर तथा संपूर्ण अर्थव्यवस्था एवं राष्ट्र के स्तर, जिसको समष्टि स्तर कहा जाता है, उस पर संसाधन सीमित मात्रा में ही पाए जाते हैं एवं इन्हीं सीमित संसाधनों के साथ मनुष्यों द्वारा अपनी असीमित आवश्यकताओं और इच्छाओं की पूर्ति का प्रयास किया जाता है। संसाधनों की जो संख्या है वो तो सीमित है। ठीक है, संसाधनों की मात्रा सीमित है, तो इसलिए अर्थशास्त्र के अंतर्गत ये जो है नियम कानून, ये उपाय बनाए जाते हैं कि किस तरह से कम संसाधन का ही अधिक से अधिक उपयोग करके लाभ प्राप्त किया जाए। अब देखिए, व्यष्टि स्तर पर एक किसान अपनी भूमि पर गेहूं, चावल, मक्का, दालें या गन्ना उत्पादित कर सकता है। इसी प्रकार समष्टि स्तर पर एक देश की सरकार देश की संसाधनों की रक्षा सामग्रियों के क्रय करने
अवसंरचनात्मक ढांचे का विकास करने, गरीबों एवं वंचित वर्गों के लिए लोक कल्याणकारी कार्यक्रमों एवं सामाजिक सुरक्षा के कार्यक्रमों को चलाने इत्यादि में उपयोग कर सकती है। जैसे एक व्यक्ति जो है भूमि का क्या जो है उपयोग करता है, गेहूँ उगाने के लिए, चावल उगाने के लिए, ठीक है, तो यह सभी अनाज वगैरह उगाने के लिए। और सरकार जो है क्या करती है, उसी भूमि का क्या करती है, जैसे सरकार के पास जो भूमि है वो सार्वजनिक होती है, ठीक है, मतलब सभी लोगों के लिए सरकार उस पर काम करती है। जैसे कोई जो हो गया उद्योग लगाना हो गया, या जो डैम वगैरह बनाना हो गया, ठीक है, तो यही सब अर्थशास्त्र के अंतर्गत पढ़ा जाता है। अर्थशास्त्र वह विषय है जिसके तहत यह अध्ययन किया जाता है कि व्यक्ति, समाज और सरकार किस प्रकार अपने सीमित संसाधनों के द्वारा अपनी असीमित आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। इस प्रकार अर्थशास्त्र एक व्यापक विषय है जो उत्पादन, उपभोग, बचत, विनियोग, मुद्रास्फीति, राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति आय, मौद्रिक नीति, राजकोषीय नीति, रोजगार के अवसर, जीवन की गुणवत्ता आदि से संबंधित विषयों का अध्ययन करता है। अर्थशास्त्र मानव की आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन करता है, अर्थात अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो उद्देश्यों और वैकल्पिक उपयोग वाले सीमित साधनों से संबंधित मानव व्यवहार का अध्ययन करता है। अर्थशास्त्र क्या करता है कि मानव के क्या उद्देश्य हैं, ठीक है, यानी संसाधनों के प्रति मानव के क्या उद्देश्य हैं, और भी संसाधनों के जो वैकल्पिक उपयोग हैं, उन सभी साधनों से संबंधित मानव के व्यवहार को अध्ययन करता है। सामान्य शब्दों में कहें तो अर्थशास्त्र वह विषय है जिसके अंतर्गत वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन, वितरण एवं उपभोग की प्रक्रिया का अध्ययन किया जाता है। एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री हैं एडम स्मिथ, ठीक है, इन्होंने 1776 में एक पुस्तक प्रकाशित की थी जिसका नाम है द वेल्थ ऑफ नेशन। इसमें अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान कहा है। इन्होंने, एडम स्मिथ ने एक पुस्तक प्रकाशित की जिसका नाम है द वेल्थ ऑफ नेशन। इस पुस्तक में इन्होंने क्या कहा कि जो धन है, जो अर्थशास्त्र है, वो धन का विज्ञान है। अर्थशास्त्र क्या है? धन का विज्ञान है, एडम स्मिथ का कहना है। अब देखिए, अर्थशास्त्र का वर्गीकरण भी किया गया है कि कितने भागों में अर्थशास्त्र को पढ़ा जाता है। तो अर्थशास्त्र को दो आधारों पर जो है वर्गीकृत किया जाता है। पहला है व्यष्टि अर्थशास्त्र और दूसरा है समष्टि अर्थशास्त्र। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या होता है? देखिए, व्यष्टि अर्थशास्त्र को सूक्ष्म अर्थशास्त्र भी कहा जाता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत अर्थव्यवस्था की एक इकाई या इकाई के भागे के रूप में अर्थव्यवस्था के छोटे छोटे पहलुओं अर्थात व्यक्तिगत आर्थिक इकाइयों का अध्ययन किया जाता है, जैसे एक उपभोक्ता, एक उत्पादक, एक फर्म अथवा एक उप उद्योग या एक बाजार इत्यादि। अब देखिए, व्यष्टि अर्थशास्त्र होता क्या है, समझने की कोशिश कीजिएगा। जैसे एक व्यक्ति है, उसके पास मान लीजिए कि 1 बीघा ज़मीन है, ठीक है, एक व्यक्ति है, उसके पास 1 बीघा ज़मीन है। अब व्यक्ति अपना जो है दिमाग लगाता है कि इस भूमि से हमें किस तरह से अधिक लाभ प्राप्त किया जाए। तो ये क्या करेगा, एक ही साथ बहुत सारी खेती करेगा, जैसे जो है मक्का हो गया या अरहर हो गया, ठीक है, धान भी हो गया, और जो है और सारी चीज़ें हो गई, दलहने फसलें हो गई। तो ये क्या करेगा, उसी ज़मीन में थोड़ा थोड़ा करके सभी खेती कर लेगा, जिससे इसको जो है अधिक से अधिक लाभ प्राप्त होगा। तो इस तरह से यह जो प्रक्रिया है, यह जो व्यक्ति जो नियम बना रहा है इसको उत्पादन करने के लिए, वो खुद के लिए बना रहा है, ठीक है, केवल एक व्यक्ति के लिए बना रहा है।
तो इसी को व्यष्टि अर्थशास्त्र कहा जाता है। यानी एक व्यक्ति अगर अपनी संसाधनों का उपयोग करने के लिए जो नियम कानून बनाता है या जो निर्णय लेता है, ठीक है, उसी को व्यष्टि अर्थशास्त्र कहा जाता है। चलिए आगे चलते हैं। अर्थव्यवस्था की सूक्ष्म जानकारी किसी व्यक्ति, फर्म या घरेलू कार्य, नीति निर्धारण यथा उत्पादन, उपभोग, मूल्य निर्धारण आदि में सहायक होती है। जैसे एक बाजार है, देश में अब करोड़ों बाजार हैं, ठीक है, तो लाखों बाजार हैं, तो एक बाजार में भी अगर अर्थव्यवस्था लगाया जाता है तो उसको व्यष्टि अर्थशास्त्र कहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत अनुकूलतम साधन आवंटन और आर्थिक क्रियाओं जैसे मांग और पूर्ति का अध्ययन, मूल्य निर्धारण से संबंधित समस्याओं और नीतियों का अध्ययन होता है। जैसे एक व्यक्ति है, कोई चीज़ उत्पादन कर रहा है और उसको बाज़ार में बेचना है, तो वो अपना मूल्य निर्धारण करेगा, ठीक है, वो अपना जो है बाज़ार में किस तरह का मांग है उसके हिसाब से वो उत्पादन करेगा, ठीक है, या जो है उसकी क्या डिमांड है उसके तरफ से पूर्ति करेगा। तो यह सब जो नीतियाँ बनाई जा रही हैं ये एक व्यक्ति के द्वारा बनाई जा रही हैं, तो इसी को व्यष्टि अर्थशास्त्र कहा जाता है। यानी एक व्यक्ति जो अपने अधिक से अधिक लाभ के लिए नीतियों का निर्माण करता है, नीतियाँ बनाता है, योजनाएं बनाता है, उसी को व्यष्टि अर्थशास्त्र कहा जाता है। जैसे कि उत्पादन करना जो है या घरेलू कार्य हो जाता है या और भी चीज़ें हैं, मूल्य निर्धारण हो गया, ठीक है, ये सभी व्यक्ति अपने लिए करता है, केवल एक व्यक्ति करता है, ठीक है, मतलब हर एक व्यक्ति अपने लिए करता है, तो इसलिए ये व्यक्तिगत हो गया। तो व्यक्तिगत हुआ तो इसका मतलब हुआ कि ये व्यष्टि अर्थशास्त्र है। अब व्यष्टि अर्थशास्त्र के महत्वपूर्ण घटक भी हैं। 3 घटक हैं। कौन कौन? उपभोक्ता व्यवहार सिद्धांत, उत्पादक व्यवहार सिद्धांत और कीमत सिद्धांत। देखिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण घटक है। इसके अंतर्गत यानी कि उपभोक्ता व्यवहार सिद्धांत के अंतर्गत यह अध्ययन किया जाता है कि किस प्रकार एक उपभोक्ता अपनी आय को विभिन्न प्रयोगों में आवंटित करता है ताकि वह अधिकतम संतुष्टि प्राप्त कर सके। जो उपभोक्ता व्यवहार सिद्धांत में क्या होता है कि एक व्यक्ति है, वो उसका आय मान लीजिए 20,000 हो रहा है। अब उस आय को वो किस तरह इन्वेस्ट करे, ठीक है, किस तरह दूसरे कार्यों में लगाए ताकि उसको और अधिक जो है लाभ प्राप्त हो सके, तो इसी को उपभोक्ता व्यवहार सिद्धांत कहते हैं। अब उत्पादक व्यवहार सिद्धांत क्या है? तो इसके अंतर्गत ये अध्ययन किया जाता है कि उत्पादक यह निर्णय कैसे लेता है कि उसे किस वस्तु का उत्पादन करना है तथा कितना उत्पादन करना है जिससे उसका लाभ अधिकतम हो सके, तो इसी को उत्पादक व्यवहार सिद्धांत कहा जाता है। जैसे मार्केट के हिसाब से इसमें होता है। मार्केट में मान लीजिए कि टमाटर की मांग ज़्यादा बढ़ गई, तो उत्पादक क्या करेगा? टमाटर को ज़्यादा उगाएगा, ठीक है। मान लीजिए कि और भी आलू है, आलू की जो है मांग ज़्यादा बढ़ गई मार्केट में, तो उत्पादक क्या करेगा? आलू को ज़्यादा उगाएगा। तो इसी नीतियों का जो निर्माण करता है उसी को उत्पादक व्यवहार सिद्धांत कहते हैं, या इसी नीति को उत्पादक व्यवहार सिद्धांत कहते हैं। अब आया कीमत सिद्धांत। तो कीमत सिद्धांत व्यष्टि अर्थशास्त्र का सबसे महत्वपूर्ण घटक है। कीमत सिद्धांत में यह अध्ययन किया जाता है कि बाजार में वस्तुओं की कीमत किस प्रकार निर्धारित होती है। अगर आप अपने हिसाब से कीमतों का निर्धारण करते हैं तो उसी को कीमत सिद्धांत कहा जाता है, ठीक है। मतलब कि मार्केट में किस तरह जो है किसी वस्तु का कितना कीमत रखना चाहिए। जैसे मार्केट में जाते हैं सब्जी वगैरह बेचने, तो टमाटर ले जाते हैं, आलू ले जाते हैं, ठीक है, बैंगन वगैरह हो गया, तो ये सभी ले जाते हैं जब मार्केट में बेचने के लिए। तो अब वहाँ का माहौल कैसा है, मार्केट का माहौल कैसा है, वहाँ पर कितनी कीमतों में और लोग बेच रहे हैं,
इन सभी के बारे में जान करके अपने जो है टमाटर, आलू और बैंगन की कीमत का निर्धारण करना, यही कीमत सिद्धांत कहलाता है। अब आया समष्टि अर्थशास्त्र क्या होता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र के बारे में हम लोगों ने जान लिया, अब समष्टि अर्थशास्त्र के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, समष्टि अर्थशास्त्र को बृहद अर्थशास्त्र भी कहा जाता है और व्यष्टि अर्थशास्त्र को क्या कहा जाता था, सूक्ष्म अर्थशास्त्र। ठीक है, सूक्ष्म अर्थशास्त्र। और इसको यानी समष्टि अर्थशास्त्र को बृहद अर्थशास्त्र कहा जाता है, यानी बड़ा अर्थशास्त्र। समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत अर्थव्यवस्था के बड़े पहलुओं अर्थात संपूर्ण अर्थव्यवस्था अथवा संपूर्ण अर्थव्यवस्था के समुच्चयों से संबंधित अध्ययन किया जाता है। जैसे हो गया राष्ट्रीय आय हो गया, या राजकोषीय नीति हो गया, मौद्रिक नीति हो गया, या सरकारी बजट हो गया। ठीक है, आर्थिक समृद्धि, जो है आर्थिक विकास, मुद्रास्फीति, गरीबी, बेरोजगारी, ये सभी समष्टि अर्थशास्त्र होता है। जैसे एक व्यक्ति है, अगर उसके बारे में केवल एक व्यक्ति के बारे में हम लोग उसके आय की बात करें तो उसको हम लोग कहेंगे व्यक्तिगत आय। ये होगा क्या, व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत आएगा। लेकिन अगर पूरे देश के लोगों की एक मंच पर, मतलब पूरे देश के लोगों की आय एक साथ हम लोग अध्ययन करें तो उसको हम लोग कहेंगे समष्टि अर्थशास्त्र। यानी कि सामाजिक स्तर पर, सार्वजनिक स्तर पर पूरे देश के लोगों का, ठीक है, पूरे देश के लोगों का अध्ययन या पूरे देश के स्तर पर अध्ययन समष्टि अर्थशास्त्र कहलाता है। इसमें हम लोग राष्ट्रीय आय का अध्ययन करते हैं कि राष्ट्रीय आय कितना हुआ, तो सभी लोगों की आय को जोड़ते हैं उसमें। राजकोषीय नीति जो है उसमें सभी सभी क्या कहें उसको, आय को जोड़ा जाता है। मौद्रिक नीति हो गया, सरकारी बजट हो गया, कितना पैसा है सरकार के पास। आर्थिक समृद्धि, आर्थिक विकास जो है, मुद्रास्फीति हो गया, गरीबी हो गया। गरीबी, हम लोग जब सरकार बात करती है गरीबी पर, तो वो तो कोई एक व्यक्ति के लिए नहीं कहती है ना कि वो व्यक्ति गरीब है उसको रोजगार मिलना चाहिए, ऐसा नहीं है। सरकार जो है सभी व्यक्तियों के बारे में सोचती है, देश के सभी व्यक्तियों के बारे में सोचती है, तो इसको यानी कि पूरे देश के स्तर पर सोचती है, तो इसी को समष्टि अर्थशास्त्र कहा जाता है। उम्मीद है आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, समष्टि अर्थशास्त्र का विश्लेषण संपूर्ण अर्थव्यवस्था में आय निर्धारण पर केंद्रित रहता है कि किस तरह से लोगों के आय को बढ़ाया जाए। ठीक है, किस तरह अर्थव्यवस्था में आय को बढ़ाया जाए, तो समष्टि अर्थशास्त्र का जो है उद्देश्य भी यही होता है। अब समष्टि अर्थशास्त्र का महत्वपूर्ण घटक कौन कौन सा है। देखिए, राजकोषीय नीतियाँ एवं मौद्रिक नीतियाँ हैं, सरकारी बजट है, मुद्रा की पूर्ति एवं साख सृजन है, अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति एवं अवस्फीतिक अंतराल से संबंधित सिद्धांत है, विनिमय दर एवं भुगतान संतुलन है, रोजगार से संबंधित सिद्धांत है, समग्र मांग एवं समग्र आपूर्ति अर्थात संतुलित उत्पादन से संबंधित सिद्धांत है। ये सभी जो है समष्टि अर्थशास्त्र के महत्वपूर्ण घटक हैं। अब व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र में अगर अंतर पूछ दिया जाए तो अंतर तो आप लोग अब बता दीजिएगा। तो चलिए एक बार अंतर को भी देख लेते हैं ताकि और आपको अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए, व्यष्टि अर्थशास्त्र में क्या होता है कि छोटी आर्थिक इकाइयों के आर्थिक मुद्दों से संबंधित होता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या होता है, छोटी आर्थिक इकाइयों के आर्थिक मुद्दों से संबंधित होता है, जैसे कि एक व्यक्ति, एक उपभोक्ता, एक फर्म इत्यादि। अब समष्टि अर्थशास्त्र क्या होता है कि समष्टि अर्थशास्त्र संपूर्ण अर्थव्यवस्था के
बृहद स्तर के आर्थिक मुद्दों से संबंधित होता है, जैसे कि रोजगार हो गया, मौद्रिक नीति हो गया, राजकोषीय नीति हो गया, बजट हो गया, ये सभी से। व्यष्टि अर्थशास्त्र को प्रायः कीमत सिद्धांत भी कहा जाता है, क्योंकि बाजार में कीमत के निर्धारण से संबंधित रहता है। इसमें जो है एक व्यक्ति जो है नीति बनाता है कि किस तरह से अपने आय को बढ़ाया जाए या किस तरह से किसी भी वस्तु को अधिक से अधिक कीमतों पर बेचा जाए, इसलिए इसको कीमत सिद्धांत भी कहा जाता है। अब समष्टि अर्थशास्त्र को प्रायः आय तथा रोजगार सिद्धांत भी कहा जाता है, क्योंकि यह संपूर्ण अर्थव्यवस्था में समग्र उत्पाद तथा सामान्य कीमत स्तर के निर्धारण से संबंधित होता है। अब आगे है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र की यह मान्यता है कि समष्टि चर स्थिर रहते हैं, इसलिए जब हम किसी बाजार विशेष में कीमत निर्धारण का अध्ययन करते हैं तब यह मानते हैं कि सामान्य कीमत स्तर स्थिर है। और जबकि समष्टि अर्थशास्त्र की यह मान्यता है कि व्यष्टि चर स्थिर रहते हैं, इसलिए जब हम अर्थव्यवस्था में सकल घरेलू उत्पाद का अध्ययन करते हैं तब यह मानते हैं कि सकल घरेलू उत्पाद का जो वितरण है वो स्थिर होता है। इसी तरह व्यष्टि अर्थशास्त्र के मुख्य घटक हैं, आप लोगों ने जान ही लिया है, उपभोक्ता व्यवहार सिद्धांत, उत्पादक व्यवहार सिद्धांत, कीमत सिद्धांत। उसी तरह समष्टि अर्थशास्त्र के भी प्रमुख घटक हैं। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि अर्थशास्त्र तो हमने जान लिया, अब हम लोग जानते हैं अर्थव्यवस्था के बारे में, यानी इकोनॉमी के बारे में। देखिए, अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था के बीच संबंध सामान्य रूप से सिद्धांत और अभ्यास के रूप में देखा जाता है। अर्थशास्त्र में आर्थिक गतिविधियों से संबंधित सिद्धांतों, नियमों इत्यादि का वर्णन होता है, जबकि अर्थव्यवस्था के इन्हीं सिद्धांतों का व्यवहारिक प्रयोग किया जाता है। जैसे अर्थशास्त्र में हम लोग क्या उपयोग करते हैं, आर्थिक गतिविधियों के बारे में, किस तरह से आय को बढ़ाया जाए या आय को किस तरह से नियंत्रित किया जाए या अधिक से अधिक जो है कीमत किस तरह से प्राप्त किया जाए, तो ये सभी अर्थशास्त्र में अध्ययन किया जाता है। जबकि अर्थव्यवस्था में अध्ययन किया जाता है कि किस तरह से देश की जो अर्थव्यवस्था है, देश की जो आय है उसको किस तरह से लोगों के बीच जो है लोगों के लिए उपयोग किया जाए। ठीक है, किस तरह से लोगों के लिए नीतियाँ बनाई जाएं ताकि इस जो है बजट को हम लोग सही तरीके से इस्तेमाल कर सकें। तो अर्थव्यवस्था में इन्हीं सिद्धांतों का व्यवहारिक रूप से प्रयोग किया जाता है। आर्थिक सिद्धांतों एवं नियमों की वास्तविक परख अर्थव्यवस्था में ही होती है। जब हम किसी देश को उसकी समस्त आर्थिक क्रियाओं के संदर्भ में परिभाषित करते हैं तो उसे अर्थव्यवस्था कहते हैं। अर्थव्यवस्था किसी देश या क्षेत्र विशेष में अर्थशास्त्र की व्यवहारिक स्वरूप को प्रदर्शित करती है। जैसे अर्थशास्त्र के अंतर्गत हम लोग नियम कानून तो बना लेते हैं कि जैसे इतना करेंगे तो इतना इनकम होगा या ये करेंगे तो ये इनकम होगा, लेकिन उसी को जब करते हैं प्रैक्टिकली तो उसको अर्थव्यवस्था कहा जाता है। जैसे भारतीय अर्थव्यवस्था हो गया, चीनी अर्थव्यवस्था हो गया या अमेरिकी अर्थव्यवस्था हो गया, ये सभी अर्थव्यवस्थाएं हैं। अब अर्थव्यवस्था के कुछ क्षेत्र भी होते हैं। कौन कौन से क्षेत्र होते हैं, देखिए, अर्थव्यवस्था के आर्थिक गतिविधियों को निम्नलिखित श्रेणियों में बांटा गया है, जिसमें पहला है प्राथमिक क्षेत्र। टोटल 5 क्षेत्रों में बांटा गया है। पहला है प्राथमिक क्षेत्र, जिसको प्राइमरी सेक्टर कहा जाता है। अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र होता है जहां प्राकृतिक संसाधनों को उत्पाद के रूप में प्राप्त किया जाता है, अर्थात इसके अंतर्गत अर्थव्यवस्था के प्राकृतिक क्षेत्रों का लेखांकन किया जाता है। जैसे प्राथमिक क्षेत्र में होता क्या है कि इसमें कृषि से संबंधित
कार्य किया जाता है, या इसको कृषि क्षेत्र भी कहा जाता है। तो इसमें जैसे कृषि हो गया या वानिकी हो गया, मत्स्य पालन, मछली पालन, मुर्गी पालन, ठीक है, दूध जो जिसको क्या कहते हैं दुग्ध उत्पादन हो गया, ठीक है। तो ये सभी प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है, यानी ये सभी अर्थव्यवस्थाएं प्राथमिक क्षेत्र की है, ये सभी क्रियाएं प्राथमिक क्षेत्र की हैं। अब द्वितीयक क्षेत्र क्या होता है? तो अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र होता है जो प्राथमिक क्षेत्र के उत्पादों को अपनी गतिविधियों में कच्चे माल की तरह उपयोग करता है, उसी को द्वितीय क्षेत्र कहते हैं, या इसी क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो प्राथमिक क्षेत्र से जो वस्तुएं, जो कच्चे माल निकलते हैं, उसी का उपयोग करके इसमें अन्य नए तरह के वस्तुओं का निर्माण किया जाता है। जैसे देखिए, प्राथमिक क्षेत्र में जो डोलामाइट वगैरह निकलता है, ठीक है, या बॉक्साइड वगैरह निकलता है, तो जो पत्थर के रूप में होता है, वो सभी पत्थर में जो है लोहा वगैरह होता है। तो अब द्वितीयक क्षेत्र में क्या होता है कि इसी से जो पत्थर है, जो पत्थर में जो लोहा है, उसको निकाल करके उससे नए तरह की वस्तुएं बनाई गई, जैसे कुर्सी बना दिया गया या गाड़ियों बनाने में उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो इसलिए इस क्षेत्र को विनिर्माण क्षेत्र भी कहा जाता है। एक याद रखिएगा, द्वितीयक क्षेत्र को ही औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है और इसे विनिर्माण क्षेत्र भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि द्वितीयक क्षेत्र में प्राथमिक क्षेत्र के वस्तुओं को कच्चे माल की तरह उपयोग करके नए वस्तुओं का निर्माण किया जाता है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कृषि किया जाता है प्राथमिक क्षेत्र में। अब कृषि किया जाता है तो कृषि में हम लोग क्या करते हैं, मान लीजिए कि धान का जो है मक्का हो गया, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए ले लीजिए, मक्का उपयोग किया गया, किस में आया? प्राथमिक क्षेत्र में। अब मक्का का उपयोग करके द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत जो है बिस्किट वगैरह बना दिया जाता है उसको, ठीक है। तो इस तरह से इसे विनिर्माण क्षेत्र भी कहा जाता है, क्योंकि मक्का का उपयोग करके जो है कुछ नए वस्तुएं बना दी गई, यानी प्राथमिक क्षेत्र के वस्तुओं का उपयोग करके कुछ नए वस्तुएं बना दी गई, तो उसी को द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत माना जाता है। अब आता है तृतीयक क्षेत्र, जिसको टर्शियरी सेक्टर कहा जाता है। इस क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की सेवाओं का उत्पादन किया जाता है, इसलिए इस क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। यानी तृतीयक क्षेत्र में लोगों को सेवाएं जो है लोग सेवाएं देते हैं, ठीक है, इसी को सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। जैसे व्यापार हो गया, या होटल वगैरह हो गया, बैंक हो गया, ठीक है, या जो वित्तीय सेवाएं, जो बैंकिंग, बीमा हो गया, रियल एस्टेट का बिजनेस हो गया, या चिकित्सालय हो गया, ठीक है, हॉस्पिटल, तो ये सभी क्या करते हैं, लोगों को सेवाएं देते हैं, तो इसलिए ये तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है, ये इनको तृतीय क्षेत्र में रखा गया है। और तृतीय क्षेत्र को ही सेवा क्षेत्र कहा गया है। क्यों? क्योंकि इसमें लोगों को सेवाएं दी जाती हैं, ठीक है। बैंक क्या करता है? सेवा देता है। जो परिवहन हो गया, संचार भंडारण हो गया, ये सभी क्या करते हैं? सेवाएं देते हैं। होटल हो गया, या हॉस्पिटल हो गया, रियल एस्टेट हो गया, मॉल वगैरह हो गया, ठीक है, ये सभी सेवाएं देते हैं, तो इसलिए इसको सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। अब आते हैं अगला है चतुर्थ क्षेत्र। अब चतुर्थ क्षेत्र क्या होते हैं? देखिए, चतुर्थक क्षेत्र जिसको क्वार्टनरी सेक्टर कहा जाता है। चतुर्थक क्षेत्र तृतीय क्षेत्र का एक उन्नत रूप है, क्योंकि इसमें ज्ञान क्षेत्र से संबंधित सेवाएं शामिल की जाती हैं। वर्तमान में सूचना के आधारित सेवाओं की मांग में बहुत अधिक वृद्धि हो रही है। चतुर्थक क्षेत्र से संबंधित गतिविधियों में मुख्यतः सूचनाओं का संग्रहण करना, सूचनाओं का अध्ययन करना, विश्लेषण करना, आवश्यकता अनुसार सूचनाओं को प्रस्तुत करना इत्यादि शामिल है। जैसे चतुर्थक क्षेत्र से संबंधित सेवाओं में विशेषीकृत ज्ञान, तकनीकी कौशल, प्रबंधकीय कौशल तथा विश्लेषणात्मक समझ का प्रयोग किया जाता है। साथ ही इसमें म्यूचुअल फंड प्रबंधक हो गए,
पोर्टफोलियो प्रबंधक हो गए, या सांख्यिकीविद हो गए, सॉफ्टवेयर डेवलपर्स हो गए, ठीक है, या शोध एवं अनुसंधानकर्ता हो गए, इत्यादि उन्नत किस्म के विशेषीकृत सेवाएं शामिल होती हैं। जैसे चतुर्थ क्षेत्र में कौन लोग आते हैं, तो जो इंजीनियर लोग हो गए, ठीक है, या जो रिसर्च करते हैं वो लोग हो गए, क्योंकि ये सेवा वाले से थोड़े से ऊपर हैं, तो इसलिए इनको चतुर्थ क्षेत्र में रखा जाता है। जैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियर और जो फंड वगैरह, जो म्यूचुअल फंड वगैरह देते हैं, ठीक है, वो सभी, क्योंकि ये लोग उससे ज़्यादा सेवाएं दे रहे हैं इसलिए। अब पंचक क्षेत्र एक हो गया, तो अब पंचक क्षेत्र में क्या होता है, जिसको क्वीनरी सेक्टर कहा जाता है। तो पंचक क्षेत्र में जो नए नए विचारों वाले लोग रहते हैं, ठीक है, नए नए तकनीकों वाले लोग जो रहते हैं, अनुसंधानों एवं भविष्य के लिए बेहतर संभावनाएं पर जो कार्य करते हैं, जैसे वैज्ञानिक लोग हो गए, तो ये सभी पंचक क्षेत्र में आते हैं। जो उच्च स्तर के जो सरकारी अधिकारी होते हैं, या व्यवसाय कुछ प्रबंधक होते हैं, शोधकर्ता एवं वैज्ञानिक होते हैं, वित्तीय प्रबंधक जो होते हैं, ठीक है, कानूनी सलाहकार होते हैं, ये सभी पंचक क्षेत्र में शामिल होते हैं। अर्थव्यवस्था में इन व्यक्तियों की भागीदारी इनकी संख्या की अपेक्षा कहीं अधिक होती है। अब देखिए, अर्थव्यवस्था के वर्गीकरण हम लोग करते हैं। अब वर्गीकरण किन किन आधारों पर कितने वर्गों में बांटा जाता है, ये सभी देखिए यहाँ पर। इसमें पहला क्या है कि राज्य या सरकार की भूमिका के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, राज्य या सामाजिक अर्थव्यवस्था, या मिश्रित अर्थव्यवस्था। इसके बाद विकास की विभिन्न अवस्थाओं के आधार पर विकसित अर्थव्यवस्था, विकासशील अर्थव्यवस्था, अल्प विकसित अर्थव्यवस्था। उसके बाद विभिन्न क्षेत्रों की भूमिका के आधार पर कृषक अर्थव्यवस्था, जो है औद्योगिक अर्थव्यवस्था और सेवा अर्थव्यवस्था। इसके बाद शेष विश्व के साथ अंतर संबंधों के आधार पर, यानी विश्व के अन्य देशों के साथ किस तरह का संबंध है, उसके आधार पर 2 अर्थव्यवस्था में बांटा गया है, एक खुली अर्थव्यवस्था और एक बंद अर्थव्यवस्था। और नियोजन के आधार पर योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था और गैर योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था। और निर्भरता के आधार पर आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था, आश्रित अर्थव्यवस्था और परस्पर निर्भर अर्थव्यवस्था। इन सभी अर्थव्यवस्थाओं के बारे में हम लोग चलिए आगे पढ़ते हैं, एकदम डिटेल्स में पढ़ेंगे, क्योंकि इस चैप्टर में हमें इन सभी चीज़ों के बारे में ही पढ़ना है। देखिए, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि, एक मिनट ये धुंधला है, हाँ, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि राज्य या सरकार की भूमिका के आधार पर अर्थव्यवस्थाओं का वर्गीकरण। ठीक है, राज्य या सरकार की भूमिका के आधार पर। तो इसमें पहला क्या होगा, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। अब पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होता क्या है, अब समझने की कोशिश कीजिएगा। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था बहुत ही महंगी अर्थव्यवस्था होती है, क्योंकि इस अर्थव्यवस्था में सभी लोगों के पास जो है पैसे की कमी नहीं होती है। लोग यहाँ पर अमीर होते हैं, ठीक है, जैसे अमेरिका का अर्थव्यवस्था हो गई, वो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। तो यहाँ के लोग जो है पैसे की कोई कमी यहाँ पर नहीं होती है, इनको जो है किसी भी चीज़ को खरीदने के लिए सोचना नहीं पड़ता है, क्योंकि लोगों के पास बहुत पैसा होता है। तो इसको पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो सरकार, जो वस्तुएं एवं सेवाओं का उत्पादन जो होता है और उसका वितरण जो होता है, इन सब पर सरकार की भूमिका बिल्कुल नहीं होती है। लोग यहाँ पर अपने हिसाब से बेचते और खरीदते हैं, इसलिए इसको पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। जैसे मान लीजिए कोई कंपनी जो है खोल ली गई, और कंपनी किस चीज़ की है, कौन कितना उत्पादन करती है, कितना बेचती है, कितनी कीमत पर बेचती है, ये सभी सरकार पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में नियंत्रित नहीं करती है। ठीक है, इस पर सरकार का कुछ भी नियंत्रण नहीं रहता है, इसलिए यहाँ के लोग काफ़ी अमीर होते हैं। पूंजीवादी की कुछ अर्थव्यवस्थाएं आप यहाँ पर देख सकते हैं, कुछ विशेषताएं हैं।
जैसे निजी संपत्ति का अधिकार होता है, अधिकतम लाभ का उद्देश्य होता है, आर्थिक स्वतंत्रता होती है, प्रतियोगिता की स्थिति होती है, मांग एवं पूर्ति का महत्व होता है। और मांग एवं पूर्ति का महत्व का मतलब, जैसे मान लीजिए कि मार्केट में जो है लाखों, मान लीजिए कि 100, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, मान लीजिए कि मार्केट में 100 kg जो है आटे की कमी है, ठीक है, 100 kg आटे की मांग है, एक एग्जाम्पल के तौर पर समझ लीजिए कि 100 kg आटे की मांग है। अब लोग क्या कर रहे हैं कि उत्पादन करना शुरू कर रहे हैं, ठीक है, मतलब आटे को जो है आटे की उत्पादन करना शुरू कर रहे हैं, आटे को बनाना शुरू कर रहे हैं। तो अब सरकार कुछ नहीं सोचती है, सरकार कहती है कि जो चीज़ लोगों को चाहिए वो उत्पादन करके दे दो, ठीक है, और कितनी कीमत पर दोगे इससे मुझे कोई मतलब नहीं है। तो इसी को पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं, मतलब सरकार का इस पर कोई नियंत्रण ही नहीं होता है, कितने में बेचना है, कितना उत्पादन करना है, ठीक है, ये सभी लोग अपने लिए करते हैं, मतलब अपने आप से करते हैं। अब चलते हैं अगला, राज्य या समाजवादी अर्थव्यवस्था क्या होता है। देखिए, राज्य अर्थव्यवस्था का विचार जर्मन दार्शनिक कार्ल मार्क्स द्वारा दिया गया था। राज्य अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन एवं वितरण पर राज्य का अथवा सामूहिक स्वामित्व होता है। जो है आप कितना उत्पादन कर रहे हैं, आपकी कंपनी है मान लीजिए, तो कितना उत्पादन कर रहे हैं, कितना बेच रहे हैं, कितनी कीमत पर बेच रहे हैं, ये सभी चीज़ों पर सरकार का नियंत्रण रहता है। तो इसलिए इसको सामाजिक अर्थव्यवस्था कहते हैं। सामाजिक अर्थव्यवस्था के अंतर्गत सभी नागरिकों को वस्तुओं एवं सेवाओं का समान वितरण किया जाता है, जबकि साम्यवादी अर्थव्यवस्था में प्रत्येक व्यक्ति से उनकी क्षमता अनुसार कार्य एवं प्रत्येक को उनकी आवश्यकता अनुसार प्रतिफल अर्थात वस्तुओं की और जो है वस्तुएं सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। पूर्व सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था को समाजवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। 1985 से पहले चीन की अर्थव्यवस्था को साम्यवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। देखिए, जो अभी जो विकासशील देश है उसके लिए समाजवादी अर्थव्यवस्था को अच्छा माना जाता है। क्यों? क्योंकि सरकार का उस पर नियंत्रण रहता है। सरकार जो है तय करेगी कि आपके जो है वस्तु का जो है प्राइस, आपके वस्तु का जो कीमत है वो मार्केट में कितना रहेगा। अगर आप ज़्यादा कीमतों पर बेचते हैं तो सरकार उसको कम कीमत कराएगी, ठीक है, सरकार कहेगी कि इसकी कीमत कम करो जितने में लोग लेना चाहते हैं। अगर एक कंपनी है, मान लीजिए एक कंपनी है जो कि बिस्किट बनाती है, ठीक है, एक कंपनी है जो बिस्किट बनाती है। अब वो बिस्किट 50 रुपये में बेच रही है, ठीक है, और वही बिस्किट पहले 10 रुपये में बेच रही थी, अब उसी का दाम बढ़ा करके 50 रुपये कर देती है। अब लोगों को क्या हुआ, परेशानी होने लगा। तो सरकार कहती है कि तुम अपनी बिस्किट को जो है 10 रुपये में ही बेचो, ठीक है, 10 रुपये में ही बेचो, यानी कीमतों पर नियंत्रण रखती है सरकार, ठीक है, वस्तुओं के उत्पादन एवं कीमतों पर सरकार का नियंत्रण होता है, इसलिए इसको समाजवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। इसकी भी कुछ विशेषताएं हैं, जैसे उत्पादन के संसाधनों पर सामूहिक स्वामित्व होता है और केंद्रीयकृत नियोजन होता है, आर्थिक विषमताओं में कमी होती है, वर्ग संघर्ष की समाप्ति होती है, राज्य एवं सरकार की व्यापक भूमिका होती है। किसी भी चीज़ के उत्पादन में सरकार की भूमिका होती है इसमें। और मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या होती है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था में होता क्या है कि कुछ कुछ चीज़ों पर सरकार का नियंत्रण होता है और कुछ कुछ चीज़ों पर सरकार का नियंत्रण नहीं होता है, तो इसको मिश्रित अर्थव्यवस्था कहा जाता है। इसमें जो है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और जो है समाजवादी अर्थव्यवस्था, दोनों अर्थव्यवस्थाएं इसमें पाई जाती हैं।
अब ये क्या कह रहा है कि राज्य अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था में अंतर बताइए। तो ये आप यहाँ से स्क्रीनशॉट लेकर के ऐसे पढ़ सकते हैं, ठीक है। इन सभी के बारे में तो मैंने बता ही दिया है। अब चलिए आगे हम लोग और बढ़ते हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था के कुछ विशेषताएं देख लेते हैं, जैसे सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व, आर्थिक नियोजन हो गया, सरकार के नियामक के रूप में भूमिका हो गया, व्यक्तिगत स्वतंत्रता हो गया। अब भारत में जो है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था है, क्योंकि किसी भी विकासशील देश के लिए मिश्रित अर्थव्यवस्था अच्छी मानी जाती है। तो भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था किस लिए अपनाया गया, इसके पीछे का कुछ तर्क जान लीजिए, इसके पीछे का कुछ कारण जान लीजिए। जैसे कि राज्य या सरकार के पास पूंजी एवं संसाधनों का अभाव है, तो एक तरह से सरकार का उस पर नियंत्रण रहेगा, और निजी क्षेत्र के पास उपलब्ध पूंजी, तकनीकी एवं प्रबंधन क्षमता का लाभ उठाने के लिए। अगला है राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के भार को कम करने के लिए, ताकि राज्य आवश्यकता अनुसार अवसंरचनात्मक ढांचे का विकास एवं सामाजिक कल्याण के कार्यक्रमों का संचालन कर सके। नागरिकों तक गुणवत्तायुक्त आवश्यक वस्तुओं एवं सेवाओं की पहुंच सुनिश्चित करने हेतु, आर्थिक विकास की गति को तीव्र करने हेतु, और गरीबी एवं बेरोजगारी की समस्या के समाधान हेतु, और भारतीय अर्थव्यवस्था को वैश्विक प्रतिस्पर्धा अनुरूप बनाने हेतु। जैसे मिश्रित अर्थव्यवस्था में होता क्या है कि लोग जो होते हैं वो न ज़्यादा गरीब होते हैं न ज़्यादा अमीर होते हैं। लेकिन पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जो मैंने बताया था, उसमें होता क्या है कि जो लोग अमीर हैं वो और अमीर होते जाते हैं, और जो लोग गरीब हैं वो तो गरीब रहते ही हैं। और सामाजिक अर्थव्यवस्था में क्या होता है कि उसमें समाज का या सरकार का पूर्ण रूप से नियंत्रण होता है किसी भी वस्तु पर या किसी भी चीज़ पर। और मिश्रित अर्थव्यवस्था में कहीं कहीं पर सरकार का नियंत्रण होता है और कहीं कहीं पर नहीं होता है। अब चलिए हम लोग और आगे बढ़ते हैं। विकास की विभिन्न अवस्थाओं के आधार पर अर्थव्यवस्थाओं का वर्गीकरण, जैसे विकसित अर्थव्यवस्था हो गया, विकासशील अर्थव्यवस्था हो गया, और अविकसित अर्थव्यवस्था हो गया। तो ये सभी 3 भागों में बांटा गया है विकास के आधार पर। विकसित अर्थव्यवस्था क्या होती है? तो जिन देशों की अर्थव्यवस्था के आर्थिक विकास का स्तर उच्च होता है उन्हें विकसित अर्थव्यवस्था कहते हैं। विश्व बैंक के अनुसार वे अर्थव्यवस्थाएं जहां प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय $12,695 या उससे अधिक होती है, उन्हें विकसित अर्थव्यवस्था या उच्च आय वर्ग वाली अर्थव्यवस्था कहा जाता है। जैसे अमेरिका, ब्रिटेन, स्विट्जरलैंड, जापान इत्यादि हो गए। जैसे हम लोग ना विकास के आधार पर 3 भागों में बांटे हैं, लेकिन जो बैंक है, सॉरी, हम लोग 4 भागों में बांटे हैं ना, विकसित अर्थव्यवस्था, विकासशील अर्थव्यवस्था और अल्प विकसित अर्थव्यवस्था, ये 3 भाग में ही है। तो जो विश्व बैंक है वो 4 भागों में बांटा है अर्थव्यवस्था के आधार पर, ठीक है, विकास के आधार पर अर्थव्यवस्था को। तो 4 भागों में बांटा है, कौन कौन? एक हो गया विकसित अर्थव्यवस्था, एक हो गया निम्न मध्यम आय वर्ग अर्थव्यवस्था, ठीक है, और एक होता है उच्च मध्यम आय वर्ग अर्थव्यवस्था, ठीक है। इन सभी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जो है विकसित अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे। देखिए विकसित अर्थव्यवस्था होता क्या है, तो जिन देशों की
अर्थव्यवस्था का जो आर्थिक विकास का स्तर उच्च होता है, विकसित अर्थव्यवस्था उसे कहते हैं। विश्व बैंक के अनुसार वे अर्थव्यवस्थाएं जहां प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय $12,695 या उससे अधिक होती है, उन्हें विकसित अर्थव्यवस्था या उच्च आय वर्ग वाली अर्थव्यवस्था कहते हैं। जैसे अमेरिका, ब्रिटेन, ये सब हो गया। और विकासशील अर्थव्यवस्था क्या होता है? तो विकासशील अर्थव्यवस्था के अंतर्गत वे अर्थव्यवस्थाएं शामिल होती हैं जहां आर्थिक समृद्धि के उच्च स्तर को प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है। विश्व बैंक के अनुसार इन्हें दो उप श्रेणियों में बांटा गया है। एक है निम्न मध्यम आय वर्ग अर्थव्यवस्था, जिसमें $1,046 से $4,095 के बीच प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय होती है। और उच्च मध्यम आय वर्ग वाली अर्थव्यवस्था होती है जिसमें 4,096 से $12,695 प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय होती है। तो उसको कहेंगे कि उच्च मध्यम आय वर्ग वाला अर्थव्यवस्था है। विश्व बैंक का यह वर्गीकरण विशेषज्ञता युक्त आंकड़ों के उपयोग और विश्लेषण में होगा। सामान्य कार्यों में विकासशील अर्थव्यवस्था शब्द का ही प्रयोग किया जाएगा। विकासशील अर्थव्यवस्था के उदाहरण हैं जैसे ब्राज़ील, चीन, भारत, दक्षिण अफ्रीका इत्यादि। अल्प विकसित क्या होता है? तो जिन अर्थव्यवस्थाओं में आर्थिक विकास या लोगों के रहन सहन का स्तर काफ़ी नीचा होता है, उसे अल्प विकसित अर्थव्यवस्था कहते हैं। विश्व बैंक के अनुसार ऐसी अर्थव्यवस्थाएं जिनकी प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय $1,046 या इससे कम है, उन्हें अल्प विकसित अर्थव्यवस्था कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए है सोमालिया, बुरुंडी, चाड, नाइजर, ठीक है। यह सभी ऐसे देश हैं जो अल्प विकसित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आते हैं। विश्व बैंक द्वारा विश्व की अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण किया गया है। वो 4 भाग आप यहाँ पर देख सकते हैं कि विश्व बैंक के अनुसार किन किन भागों में वर्गीकृत किया गया है। ये 4 भाग हैं। पहला है निम्न आय वर्ग अर्थव्यवस्था, जिसमें $1,046 या उससे कम है। अगर किसी व्यक्ति की किसी देश की प्रति व्यक्ति आय $1,046 या उससे कम है तो उसको कहेंगे निम्न आय वर्ग अर्थव्यवस्था वाला देश। और दूसरा है अगर 1,046 या $4,095 के बीच में प्रति व्यक्ति आय है तो उसको कहेंगे निम्न मध्यम आय वर्ग वाला अर्थव्यवस्था। फिर है 4,096 से 12,695 के बीच अगर प्रति व्यक्ति आय है तो उसको कहेंगे उच्च मध्यम आय वर्ग वाला अर्थव्यवस्था। अगला है 12,695 या उससे अधिक है प्रति व्यक्ति आय तो उसको कहेंगे उच्च आय वर्ग वाला अर्थव्यवस्था। तो इस तरह से विश्व बैंक ने 4 भागों में बांटा है। अगला है विभिन्न क्षेत्रों की भूमिका के आधार पर अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण। जैसे कृषक अर्थव्यवस्था हो गया, औद्योगिक अर्थव्यवस्था हो गया, ठीक है। तो कृषक अर्थव्यवस्था क्या होता है? देखिए, इसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है? अग्रेनियन इकोनॉमी, ठीक है। यदि किसी अर्थव्यवस्था के सकल घरेलू उत्पादन में प्राथमिक क्षेत्र अर्थात कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र का योगदान 50% या इससे अधिक हो एवं लगभग इसके अनुपात में लोग आजीविका के लिए कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों पर निर्भर हो तो उसे कृषक अर्थव्यवस्था कहा जाता है। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत एक कृषि आधारित अर्थव्यवस्था वाला देश था, लेकिन अब औद्योगिक अर्थव्यवस्था वाला देश बन गया है। जैसे किसी देश में वहाँ के जो कृषि होती है वहाँ पर उसकी अर्थव्यवस्था में अगर 50% योगदान है तो उसको कहा जाएगा कि यह कृषक अर्थव्यवस्था है। अब औद्योगिक अर्थव्यवस्था क्या हुआ? तो यदि किसी अर्थव्यवस्था में
सकल घरेलू उत्पाद में यदि किसी अर्थव्यवस्था के सकल घरेलू उत्पाद में द्वितीय क्षेत्र अर्थात औद्योगिक क्षेत्र का हिस्सा 50% या इससे अधिक हो जाता है तथा इसी अनुपात में इस क्षेत्र पर लोगों की आजीविका के लिए निर्भरता हो तो उस अर्थव्यवस्था को औद्योगिक अर्थव्यवस्था कहा जाता है। जैसे चीन हो गया, तो औद्योगिक, जैसे देखिए ऐसा नहीं है कि कृषि यहाँ पर कम हो जाएगा। पहले 50% कृषि था, जो है 50% योगदान था, तो अब कम हो गया कृषि, तो अब लोग उद्योग पर निर्भर हो गए। ऐसा नहीं है, कृषि कम नहीं हुआ, कृषि का उत्पादन कम नहीं हुआ, बस थोड़ा सा औद्योगिक उत्पादन बढ़ गया है। ठीक है, कृषि कम नहीं हुआ, औद्योगिक उत्पादन बढ़ गया, तो लोग ज़्यादा उद्योग पर निर्भर रहने लगे। ऐसे नहीं है कि कृषि नहीं करते हैं, कृषि करते हैं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा लोग उद्योग पर निर्भर हैं, तो इसलिए इस अर्थव्यवस्था को औद्योगिक अर्थव्यवस्था कहा जाता है। अगला है सेवा अर्थव्यवस्था। यदि किसी अर्थव्यवस्था के सकल घरेलू उत्पाद में तृतीय क्षेत्र अर्थात सेवा क्षेत्र का हिस्सा 50% या इससे अधिक हो तथा इसकी अनुपात में इस क्षेत्र पर लोगों की आजीविका के लिए निर्भरता हो तो उस अर्थव्यवस्था को सेवा अर्थव्यवस्था कहा जाता है। जैसे अमेरिका, ब्रिटेन, जापान, तो इन सभी में तृतीय क्षेत्र का ज़्यादा महत्व है, इसलिए इसको सेवा अर्थव्यवस्था कहा जाता है। ऐसा नहीं है कि वहाँ पर खेती नहीं होती है, ऐसा नहीं है कि वहाँ पर उद्योग नहीं हैं, सब हैं, लेकिन ज़्यादा भूमिका तृतीयक अर्थव्यवस्था की तृतीयक जो है क्षेत्र की है, तृतीय क्षेत्र की हो, मतलब वहाँ पर सबसे ज़्यादा जो योगदान है वो तृतीय क्षेत्र की है, इसलिए इसको सेवा अर्थव्यवस्था कहा जाता है। अगला है शेष विश्व के साथ अंतर संबंधों के आधार पर अर्थव्यवस्था। एक होती है खुली अर्थव्यवस्था, एक है बंद अर्थव्यवस्था। तो खुली अर्थव्यवस्थाएं वे अर्थव्यवस्थाएं होती हैं जो विश्व के अन्य देशों के साथ वस्तुओं एवं सेवाओं के व्यापार एवं निवेश के लिए स्वतंत्र होती हैं। वर्तमान में विश्व की लगभग सभी अर्थव्यवस्थाएं खुली अर्थव्यवस्थाएं होती हैं। मतलब खुली अर्थव्यवस्था मतलब क्या होती है? जैसे खुली अर्थव्यवस्था क्या है, तो देखिए एक देश है मान लीजिए, और वो देश में जो है उस देश की अर्थव्यवस्था इस तरह की है कि उस देश के वस्तुओं को जो है दूसरे देशों में निर्यात किया जाता है और दूसरे देशों से आयात भी किया जाता है। मतलब ऐसा देश जो अपनी वस्तुओं को दूसरे देशों में बेचता है और दूसरे देशों की वस्तुओं को खरीदता है, तो उसको खुली अर्थव्यवस्था कहेंगे। यानी ऐसे देश, खुली अर्थव्यवस्था वाले देश, किसी भी देश में जाकर के अपना उत्पादन किया हुआ चीज़ सामान बेच सकते हैं और वहाँ से खरीद भी सकते हैं। तो वर्तमान में लगभग सभी अर्थव्यवस्थाएं खुली ही होती हैं। और बंद अर्थव्यवस्था क्या होती हैं? तो वैसी अर्थव्यवस्थाएं होती हैं जिनका अन्य अर्थव्यवस्थाओं के साथ कोई आर्थिक संबंध नहीं होता है। यानी बंद अर्थव्यवस्था वाले देश किसी भी देश को अपना उत्पाद बेच नहीं सकते हैं और न ही वहाँ से खरीद सकते हैं। तो अर्थव्यवस्था ये अर्थव्यवस्था विश्व के अन्य देशों के साथ वस्तु एवं सेवाओं के व्यापार एवं निवेश के लिए स्वतंत्र नहीं होते हैं। अगला है नियोजन के आधार पर अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण। जैसे योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था क्या होता है? देखिए, योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था से अभिप्राय ऐसी अर्थव्यवस्था से है जो आर्थिक समृद्धि एवं विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक व्यापक आयोजना एवं रणनीतियों का निर्माण करती है। ऐसे अर्थव्यवस्थाओं में पहले लक्ष्यों का निर्धारण किया जाता है, उसके बाद उन्हें प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है। ठीक है, प्राप्त करने के लिए नीतियाँ बनाई जाती हैं। मतलब योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था कैसी होती है? तो इस अर्थव्यवस्था में योजना बनाया जाता है कि इस साल हमें इतना
जो है इनकम करना है, इतना हमारा आय बढ़ाना है, तो वो लोग एक निर्धारण कर लिए कि मान लीजिए कि जो है इस साल हम लोगों को 12 लाख, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। मान लीजिए एक देश है जो योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था वाला है। अब इस देश में क्या किया जाएगा कि जो है एक लक्ष्य बनाया जाएगा कि इस साल हमें 12 लाख डॉलर, ठीक है, 12 लाख डॉलर, ठीक है, ऐसे कर लीजिए, 12 लाख डॉलर हमें जो है राष्ट्रीय आय को बढ़ाना है। तो लक्ष्य निर्धारण हो गया कि 12 लाख डॉलर में राष्ट्रीय आय को बढ़ाना है। अब बढ़ाने के लिए नीतियों का निर्माण करेंगे, नियम कानून बनाएंगे, ठीक है। तो बढ़ाने के लिए ये लोग कुछ भी कर सकते हैं, टैक्स को भी ज़्यादा जो है बढ़ा सकते हैं। तो इस तरह से योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था कार्य करती है। भारत में पहले योजना आयोग द्वारा निर्मित पंचवर्षीय योजनाएं एवं वर्तमान नीति आयोग द्वारा बनाया गया 15 वर्षीय विजन, 7 वर्षीय रणनीति और 3 वर्षीय एक्शन एजेंडा भारतीय अर्थव्यवस्था के योजनाबद्ध स्वरूप के अच्छे उदाहरण हैं। हाँ, इसमें ऐसा नहीं है कि इनकम बढ़ाने के लिए ही योजनाएं बनाई जाती हैं, कुछ सेवा देने के लिए भी योजनाएं बनाई जाती हैं। जैसे भारत का पंचवर्षीय योजना हो गया, ठीक है, लोगों को रोजगार देना, या जो नरेगा हो गया, ठीक है, तो ये सभी योजनाएं भी बनाई जाती हैं। अब गैर योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था क्या होती है? तो ऐसी अर्थव्यवस्था होती है जो आयोजना की संकल्पना को स्वीकार नहीं करती है, जो योजना की संकल्पना को स्वीकार नहीं करती है, यानी बिना योजना बनाए कार्य करती है यह अर्थव्यवस्था। ऐसी अर्थव्यवस्थाओं में प्रायः एक निश्चित अवधि में क्या क्या आर्थिक समृद्धि एवं विकास के लक्ष्य प्राप्त किए जाने हैं वह पूर्व निर्धारित नहीं होता है। यानी देश की जिस तरह की स्थिति है उसी के अनुसार यहाँ पर कार्य किया जाता है। इस प्रकार के अर्थव्यवस्था में आर्थिक विकास के संबंधित रणनीतियों का अभाव पाया जाता है। इस तरह में जल्दी आर्थिक विकास होता भी नहीं है। अब निर्भरता के आधार पर अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण करें तो क्या होगा? देखिए, एक हो गया आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था, आश्रित अर्थव्यवस्था, ठीक है। तो आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था क्या हो गई? वैसी अर्थव्यवस्थाएं होती हैं जो अपनी आवश्यकता के अनुरूप वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन में समर्थ होती हैं। मतलब देश जो है समर्थ है कि हम आवश्यकता पड़े तो इतनी वस्तुओं का उत्पादन खुद अपने देश में ही कर सकते हैं। इसको कहते हैं आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था। इन अर्थव्यवस्थाओं के 5 पर्याप्त मात्रा में पूंजी एवं संसाधन उपलब्ध होते हैं। इन अर्थव्यवस्थाओं के पास क्या होते हैं कि पर्याप्त मात्रा में पूंजी होती है और संसाधन भी उपलब्ध रहते हैं, इसलिए ये आत्मनिर्भर होते हैं। ये अर्थव्यवस्थाएं अपने नागरिकों की लगभग सभी आवश्यकताओं को पूर्ति करने में सक्षम होती हैं। जैसे आप लोगों ने मोदी जी का भी एक सुना होगा कि आत्मनिर्भर भारत बनाना है, तो वो भी यही चाह रहे हैं बनाने के लिए, ताकि इसी देश में सभी आवश्यकताओं की वस्तुएं उत्पादित की जा सके, लोगों को कम कीमत पर मिल सके, इसलिए आत्मनिर्भर भारत बनाना चाहते हैं। आमतौर पर अर्थ जगत में अब यह माना जाता है कि आज की दुनिया में कोई भी देश अपने आप को पूरी तरह से आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था नहीं कह सकता, क्योंकि कुछ न कुछ चीज़ों के लिए दूसरे देशों पर निर्भर रहता ही है। एक है आश्रित अर्थव्यवस्था। एक क्या है? आश्रित अर्थव्यवस्था, जिसको डिपेंडेंट इकोनॉमी कहा जाता है। ये अर्थव्यवस्थाएं जो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए दूसरे अर्थव्यवस्थाओं पर निर्भर होती हैं, उन्हें आश्रित अर्थव्यवस्था कहा जाता है। इन अर्थव्यवस्थाओं के पास न तो पूंजी होता है, न ही संसाधन होता है। इन सभी चीज़ों का अभाव पाया जाता है। इन अर्थव्यवस्थाओं में सामान्यतः उत्पादन की उन्नत प्रौद्योगिकी का भी अभाव होता है, इसलिए ये देश दूसरे देशों पर निर्भर रहते हैं। एक है परस्पर निर्भर। वे अर्थव्यवस्थाएं जो कुछ मामलों और कुछ क्षेत्रों में आत्मनिर्भर होते हैं, उस
उसको परस्पर निर्भर अर्थव्यवस्था कहते हैं। यानी कोई ऐसा देश है जो किसी चीज़ के उत्पादन के लिए आत्मनिर्भर है और किसी चीज़ के उत्पादन के लिए आत्मनिर्भर नहीं है, तो ऐसी अवस्था जो है ऐसी अर्थव्यवस्था को परस्पर निर्भर अर्थव्यवस्था कहा जाता है। जैसे कुछ देशों में संसाधन भरपूर हैं लेकिन उन्नत प्रौद्योगिकी का अभाव पाया जाता है। ऐसे में वे अपने संसाधनों का कुशलता प्रयोग करने के लिए टेक्नोलॉजी हेतु दूसरे देशों पर निर्भर होते हैं। इसी प्रकार किसी देश में उद्योग एवं सेवा क्षेत्र अत्यधिक विकसित होता है जबकि वह देश कृषि उत्पादों के लिए अन्य देशों पर निर्भर होती है। तो इस तरह से परस्पर निर्भर अर्थव्यवस्था होती है। परस्पर निर्भर अर्थव्यवस्था क्या होती है, एक बार फिर से समझ लीजिए। जैसे कोई देश है, कुछ वस्तुओं के निर्माण के लिए अपने देश पर निर्भर है, ठीक है, खुद से निर्भर है, और कुछ वस्तुओं के उत्पादन के लिए खुद से निर्भर नहीं है, तो इसको हम लोग परस्पर निर्भर अर्थव्यवस्था कहते हैं। जैसे कुछ देशों में संसाधन तो ढेर सारा है लेकिन वहाँ पर टेक्नोलॉजी ही नहीं है, और कुछ देशों के पास टेक्नोलॉजी तो है लेकिन वहाँ संसाधन ही नहीं है। तो इसलिए टेक्नोलॉजी वाले देश और संसाधन वाले देश दोनों एक दूसरे पर निर्भर होकर एक दूसरे की सहायता करते हैं। तो इसको इसी को कहा जाता है परस्पर निर्भर अर्थव्यवस्था। एक चीज़ और होती है चक्रीय अर्थव्यवस्था। ये क्या होती है थोड़ा सा समझिएगा क्योंकि ये थोड़ा महत्वपूर्ण है। चक्रीय अर्थव्यवस्था में संसाधनों का दक्षतम उपयोग किया जाता है। संसाधन दक्षता से तात्पर्य है कम से कम संभावित संसाधनों के साथ अधिकतम संभावित लाभ प्राप्त करना। चक्रीय अर्थव्यवस्था क्या होती है कि कम से कम संसाधन से अधिक लाभ प्राप्त करना। संसाधन दक्षता को बढ़ावा देने से संसाधनों की उपयोगिता को बढ़ाया जा सकता है। संसाधन दक्षता के द्वारा कुछ ही सामग्रियों का कुशलतम एवं बेहतर उपयोग करके अधिकतम संतुष्टि अथवा लाभ प्राप्त किया जा सकता है। संसाधनों का कुशलतम उपयोग सतत विकास के प्रमुख आयामों आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरण के लिए काफ़ी लाभदायक सिद्ध हो सकता है। चक्रीय अर्थव्यवस्था की अवधारणा रेखीय अर्थव्यवस्था के विपरीत है। इसमें एक बार इस्तेमाल और फेंको की विचारधारा में बदलाव की बात की जाती है। जैसे कोई देश है जो एक बार उपयोग करती है और फिर जो है उस वस्तु को फेंक देती है, तो इसी को बदलने के लिए चक्रीय अर्थव्यवस्था का जो है चक्रीय अर्थव्यवस्था की अवधारणा दी गई कि किसी भी चीज़ जैसे प्लास्टिक ही है तो प्लास्टिक का बोतल बनाए, बोतल में पानी भरे और उस बोतल को कहीं पर फेंक दिए तो वो एक कचरा हो गया। लेकिन अगर उसी फेंके हुए बोतल का उपयोग करके कुछ और चीज़ बना दें तो वो क्या होगा, एक चक्रीय चक्रीय जो है उत्पादन हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसी अर्थव्यवस्था चक्रीय अर्थव्यवस्था कहलाएगी। तो इस तरह से चक्रीय अर्थव्यवस्था काम करती है। तो उम्मीद है कि आपको यहाँ तक बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस चैप्टर से संबंधित कुछ जो है ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी हैं, चलिए उसको भी हम लोग देख लेते हैं। ज़्यादा नहीं है, 2-4 ही हैं। तो पहला क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रमुख लक्षण है। भारतीय अर्थव्यवस्था कौन सी अर्थव्यवस्था है, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। अगला है भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या होता है, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ होता है भारत में कि सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व। अगला है भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था आधारित है। कौन सी अर्थव्यवस्था आधारित है, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था पर आधारित है। कुछ और हैं, जैसे मान लीजिए कोई एक देश है जिसका नाम एक्स है, ठीक है, जिसका नाम एक्स है और यह देश आर्थिक समृद्धि यहाँ पर मतलब इस एक्स देश में आर्थिक समृद्धि अनिवार्य रूप से होगी यदि यदि
क्या होगा? यदि विश्व अर्थव्यवस्था में तकनीकी प्रगति हो, या एक्स में जनसंख्या वृद्धि हो, या एक्स में पूंजी निर्माण हो, या विश्व अर्थव्यवस्था में व्यापार की मात्रा बढ़ती है। तो इसमें अगर पूंजी निर्माण हो तो यह देश आर्थिक समृद्धि होगी, इस देश का आर्थिक समृद्धि होगा। चलिए अगला आप क्या है, केंद्रीय नियोजित अर्थव्यवस्थाओं में आर्थिक क्रियाओं पर किसका नियंत्रण होता है? तो किसका नियंत्रण होता है? सरकार का नियंत्रण होता है। या समाजवादी अर्थव्यवस्था में किसका नियंत्रण होता है? तो सरकार का नियंत्रण होता है। अब अगला है, देश की वृद्धि में निम्न में से कौन सा अनार्थिक तत्व है? तो कौन सा है? सामाजिक व्यवहार है। भारत में बेरोजगारी से संबंधित मुद्दों पर अध्ययन किया जाता है, किस स्तर पर? समष्टि स्तर पर किया जाता है। अगला क्या कह रहा है, निम्न में से किस अर्थव्यवस्था में सरकार निर्णय निर्माण प्रक्रिया में हस्तक्षेप नहीं करती है? तो किसमें? बाजार अर्थव्यवस्था में, जिसको पूंजीवादी अर्थव्यवस्था भी कहा जाता है। इसमें सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। अगला है, मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या होता है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था मतलब होता है कि जहां राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र के साथ साथ निजी क्षेत्र भी विद्यमान होते हैं, उसको मिश्रित अर्थव्यवस्था कहा जाता है। अगला प्रश्न और है, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय अर्थव्यवस्था का नहीं है? तो प्राकृतिक संसाधनों की कमी। यहाँ पर संसाधन जो है, मतलब संसाधन यहाँ पर हैं और इसका उपयोग भी होता है। अगला क्या है, भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता क्या है? तो भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता क्या है? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं और नीचे कुट भी दिया गया है, ठीक है। तो इसमें से आपको सेलेक्ट करना है, तो ऑप्शन डी सही होगा, 1, 3 और 4। यानी कि भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता क्या है? यहाँ पर कृषि की प्रधानता है, ठीक है। और यहाँ पर वो उद्योग की प्रधानता ये नहीं है अभी, ठीक है। अभी उद्योग कम ही है, ज़्यादातर कृषि की प्रधानता है। इसके बाद है, न्यूनतम प्रति व्यक्ति आय है यहाँ पर, और बृहद मात्रा में बेरोजगारी भी है। ये भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता है। अगला है 12वां, क्या कह रहा है, भारतीय अर्थव्यवस्था वर्णित की जा सकती है एक विकासशील अर्थव्यवस्था में। भारतीय अर्थव्यवस्था कहाँ पर, मतलब किस अर्थव्यवस्था में आती है? विकासशील अर्थव्यवस्था में आती है। अगला क्या है, बंद अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें न तो निर्यात होता है और न ही आयात होता है। ऑप्शन डी सही होगा, ठीक है। ऑप्शन डी आप देख सकते हैं। एक्चुअली इस पुस्तक में क्वेश्चन और आंसर दोनों दिया हुआ रहता है। कुछ जो है यहाँ पर जो है ये लॉन्ग क्वेश्चन भी दिए हुए रहते हैं मुख्य परीक्षा के लिए, जो कि होते हैं यूपीएससी का। तो ये सभी आप लोग करके देख सकते हैं, इसका उत्तर लिख करके देख सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको यहाँ तक बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। और अगर कोई कन्फ्यूजन है या कोई प्रश्न है तो आप कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर लीजिएगा, और चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो ज़रूर जुड़ जाइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।